राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। प्रथम प्रश्न पत्र में हमने मानव भूगोल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। मानव भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल के नाम से जानी जाती है एवं एक और अन्य शाखा जो प्राकृतिक भूगोल से भी संबंधित है और मानव भूगोल से भी संबंधित है वह है संसाधन भूगोल। इन दोनों मूल शाखाओं के कुछ चयनित बिंदुओं को एकत्र करके द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने आर्थिक एवं संसाधन भूगोल नाम से यह द्वितीय प्रश्न पत्र की रचना की है। आज हम आर्थिक भूगोल का परिचय और उसके विकास क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूगोल का वह भाग जिसमें आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जितने भी क्रियाकलाप आयोजित करता है, संपादित करता है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आखेट ही क्यों न हो, मानव ने अपने विकास के कालखंड में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को जन्म दिया था। और इन्हीं सभी आर्थिक क्रियाओं के मूल में जो भौगोलिक कारक छुपे हुए हैं, जो भौगोलिक तथ्य छुपे हुए हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से एकत्र करके उनका विश्लेषण, उसका विवेचन करना आर्थिक भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है। आर्थिक भूगोल अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी तल पर मिलने वाली सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को, सभी प्रकार के व्यवसायों को और उनकी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। यह भिन्नता विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारकों के फलस्वरूप जन्म लेती है और विश्व पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये हमें विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। जो वस्तुएं जयपुर में कृषि में उत्पादित होती है वो उदयपुर में नहीं होंगी, जो उदयपुर में होती है वो बांसवाड़ा में नहीं होंगी, जो बांसवाड़ा का उत्पादन है फसल का वह थार के रेगिस्तान के जयपुर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर से भिन्न है। तो स्थानीय स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक क्रियाकलापों की भिन्नताएं दिखाई देती है उनके पीछे मूल कारण प्राकृतिक भिन्नताएं हैं, भौगोलिक भिन्नताएं हैं और उनके तथ्यों को समझना और उनका स्पष्ट विवेचन करना आर्थिक भूगोल का मुख्य बिंदु है। इन स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण के रूप में हमें दिखाई देता है। जहाँ भी पृथ्वी तल पर वायुमंडल का जो निचला भाग है, स्थलमंडल का बाहरी भाग है, जहाँ लोग रहते हैं और जहाँ हम सब आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, इसी तरह से जलमंडल का कुछ भाग है जिसका हम अपने विकास के लिए दोहन करते हैं, चाहे वो मछली पकड़ने की क्रिया हो, चाहे वो बिजली बनाने का क्रम हो, चाहे समुद्रों से तेल निकालने का हो, चाहे नमक निकालने का हो। इस तरीके से जो है वायुमंडल का जो निचला भाग है, स्थलमंडल मुख्य रूप से है और जलमंडल, इसका भी कुछ भाग जिसका हम आर्थिक रूप से दोहन करते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। और ये सब चीज़ें जीवमंडल के अंतर्गत आती है और यह जीवमंडल में ऐसी दशाएं उपलब्ध है जहां मनुष्य अपनी सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस विषय में पृथ्वी तल पर अंतःस्थानिक विषमताओं का भी अध्ययन हम करते हैं। उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग, ये सभी अर्थशास्त्र की क्रियाएं हैं, अर्थशास्त्र में जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र मूल में है, भूगोल उसके पृष्ठभूमि में है। दोनों विषयों को मिलाकर
चिन्हित करते हुए हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। और इन विषमताओं को, इन आंकड़ों को, इनको प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मानचित्र, आरेख, सांख्यिकी विधियां भी प्रयोग में लेते हैं। क्योंकि जहां अर्थशास्त्र है और जहां आंकड़ों की बात होगी वहां पर इन सभी विधियों का सहयोग लेना आवश्यक है। एक बार आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले उत्पादन, जहाँ भी मनुष्य है वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े महानगर तक, विनिर्माण के जहाँ उद्योग के केंद्र हैं वहाँ तक उत्पादन की ये प्रक्रिया चलती है। उत्पादन भी विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। कुछ जमीन से प्राप्त होता है, कुछ कृषि से प्राप्त होता है, कुछ जलभागों से प्राप्त होता है, जिसका अभी जिक्र किया था मैंने। इस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन के बाद उसका है विनिमय यानी व्यापार। एक देश से दूसरे देश में व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उत्पादन, विनिमय, फिर उसका विनिमय करने के बाद उनका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न स्थानों पर जो चीज़ें उत्पादित हुई है, जैसे एक स्थान पर लोहा उत्पाद हो रहा है, दूसरे स्थान पर उस लोहे से वस्तुएं निर्मित की जा रही है, लोहा इस्पात की, वहाँ से तैयार होकर वह विभिन्न देशों में व्यापार के रूप में जा रहा है, फिर वहाँ से उसका वितरण हो रहा है। तो उत्पादन, फिर उसका उपभोग, विनिमय और वितरण, और अंत में मानव उन चीज़ों का अपने विकास के लिए, अपनी आपूर्ति के लिए उनका उपभोग करता है और इन सब से हमें एक संतुष्टि मिलती है। तो ये अर्थशास्त्र के नियमों के साथ ये जो भिन्नताएं हमें दृष्टिगोचर होती है, कहीं पर ज्वार हो रही है, कहीं बाजरा पैदा हो रहा है, कहीं चाय पैदा हो रही है, कहीं चावल पैदा हो रहा है, कहीं लोहा इस्पात है, कहीं तांबा है, कहीं मछली पकड़ने का काम है, कहीं शिकार करने का काम है, कहीं पर वन उत्पाद एकत्र करने का काम है, कहीं पर व्यापारिक खेती है, कहीं पर आजीविका की खेती है, कहीं झुम्मिंग खेती है। इन सब में जो विभिन्नताएं हमें दिखाई दे रही है, ये जो तथ्य है, इन तथ्यों के पीछे जो भौगोलिक कारक है उनका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं का इतिहास मानव विकास के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत मानव विकास की अवस्था, उसके बाद भौगोलिक परिवर्तन, इसके अनुसार इनका स्वरूप बदलता रहा है। अलग अलग कालखंड में, सभ्यताओं के विकास काल के कालखंड में, फिर खेती का विकास, फिर उसके बाद नगरों का विकास, फिर मानव के निवास, अधिवास, नगरीय और ग्रामीण। तो एक प्रकार से ये अलग अलग युगों में अलग अलग स्वरूप बदलता रहा है। मानव का आर्थिक जीवन समाज का संगठित स्वरूप, संगठित वर्ग से संबोधित है। प्राचीन काल में चूँकि मानव का ज्ञान सीमित था और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, आवागमन के साधन भी कम थे, तो वह आदिम तरीके से रहता था। चाहे वो पाषाण काल हो, पूर्व पाषाण काल हो, परंतु आर्थिक क्रियाएं तब भी सम्मिलित होती थी। मुद्रा का चलन अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का चलन रहा है, यानी अर्थशास्त्र की क्रियाएं मानव के विकास के साथ जुड़ी रही है। और उसके बाद जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया, उस विकास के साथ साथ व्यवसाय भी बदलते रहे। व्यवसाय भी विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाली भौगोलिक वस्तुएं और भौगोलिक उत्पादों से ही व्यवसायों का निर्धारण होता रहा है। वातावरण के विभिन्न घटकों के अनुसार उनमें अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। पृथ्वी तल पर जितने भी आर्थिक भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं, इकोनॉमिक लैंडस्केप उसके लिए शब्द काम में लिया गया है, तो वो अब अलग अलग प्रकार से विकसित हुए हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव व्यवसायों के साथ ही पृथ्वी तल पर जो विभिन्न प्रकार के भिन्न आर्थिक भूदृश्य प्राप्त होते हैं, जो दिखाई देते हैं, उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद तीव्रता से हुआ। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आर्थिक क्रियाएं पहले से संपादित थी और भौगोलिक विभिन्नताएं भी उपलब्ध थी, पर इनको एक विषय के रूप में संपादित करके भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करने का काम प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत तीव्रता से हुआ। 20वीं शताब्दी
के लगभग तीसरे दशक में यानी 1800 के बाद और 1900 तक आते आते भूगोल की ये एक स्वतंत्र शाखा के रूप में है। अभी आर्थिक भूगोल अपने आप में एक स्वतंत्र शाखा है, एक फ्री ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है और इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, पहले इसे वाणिज्यिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता था, वाणिज्यिक भूगोल में किया जाता है। इसका जन्म सबसे पहले 1862 में एंट्री द्वारा एक लिखित किताब थी विश्व भूगोल, उसके द्वारा हुआ। उसमें विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़े तथ्यों का संग्रहण जो है एंट्री ने किया था उस पर था। उसके बाद गोएज ने 1882 में, जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने वाणिज्यिक भूगोल को विभिन्न अर्थों में आर्थिक भूगोल के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद ब्रिटेन के जोग्राफर्स चिशोल्म्स और उसके बाद अमेरिका के व्हाइटबैक और स्मिथ ने भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन करता रहे। आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक विकास में पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी रही, जो कि मनुष्य को वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण निश्चयवाद जो जर्मनी से निकला था, उसका प्रभाव रहा। आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण से निर्मित होती है, प्राकृतिक वातावरण से नियंत्रित होती है और मानव के सभी आर्थिक क्रियाकलापों को प्राकृतिक वातावरण प्रभावित करता है, ऐसा माना गया। परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में भूगोल में फ्रांसीसी संप्रदाय द्वारा जो संभववाद दिया गया और उस संभववाद के बाद प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से अपने आप को मानव को मुक्त माना। इस प्रकार मानव ने अपनी तकनीकी विकास के आधार पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति का जहाँ दोहन होता था वहाँ दोहन के स्थान पर शोषण करना शुरू किया। उपनिवेशवाद चले, विभिन्न देशों के संसाधनों पर कब्जा करने के और संसाधनों को एकत्र करके संसाधनों को हड़पने की जो नीतियाँ चली, उसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। उसके बाद आज भी विश्व में विभिन्न देश इस आर्थिक क्रियाओं की होड़ में लगे हुए हैं और इसको विकास का नाम दिया गया। इसी की आर्थिक क्रियाओं को देखते हुए वैश्विक व्यापार संगठन बने, विभिन्न देशों के मध्य में संधियाँ हुई और WTO की रचना हुई। इसके अलावा विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुए, व्यापार की नीतियाँ प्रभावित हुई। ये सब भी आर्थिक भूगोल की उसको कहीं न कहीं उस कड़ी से जोड़ने का, मिलाने का काम करते हैं। ब्लास की जो संभववाद की थ्योरी थी, उसके बाद तेजी से मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। आर्थिक विकास में तेजी आई। पश्चिमी देशों में जो है प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करके और उनका एक तरह से शोषण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस शोषण में उन्होंने उसे आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में 1952 में हैटनर और कार्ल और सॉवर ने क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करने वाला विषय बताया और इसी से धीरे धीरे 1952 से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक भूगोल नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और आर्थिक भूगोल के अध्ययन की व्यापकता को और उसकी महत्वता को स्पष्ट किया। परिवर्तनशील परिवेश के कारण समय समय पर आर्थिक भूगोल के अर्थ, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, आर्थिक भूगोल की पृष्ठभूमि और विषय वस्तु भी परिवर्तित होती रही है। तो ये आर्थिक भूगोल का एक विकास का क्रम और एक उसका परिचयात्मक इंट्रोडक्टरी जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों के सामने रखा है मैंने। मैं डॉक्टर सतीश कुमार आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह है द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम शुभारंभ है। आज पहला प्रश्न पत्र मानव भूगोल और दूसरा ये आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। तो आज आर्थिक भूगोल का परिचय इतना ही। धन्यवाद।